नमस्कार। आज हम पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा की चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में जबलपुर में हुई। इन्होंने एक अध्याय लिखा, बस की यात्रा। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी ने एक व्यंग के रूप में कथा लिखी। इस कहानी में उन्होंने एक रोमांचक बस यात्रा का वर्णन किया है। कहानी में 5 मित्रों ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो बस पकड़ी वह पुरानी व जर्जर स्थिति में थी। लोग उस बस में सफ़र करने से कतराते थे। तो आइए प्रारंभ करते हैं बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस में चलें। पन्ना से इसी कंपनी की इस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी है कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि रास्ते में डाकू मिलते हैं। नहीं, बस डायन है। यहाँ पर 5 मित्र एक बस में बैठते हैं और उसमें कंपनी के हिस्सेदार खुद स्वयं भी जा रहे हैं। वो जबलपुर की यात्रा ट्रेन से करना चाहते हैं। जबलपुर तक बस लेते हैं और उससे आगे के लिए वह ट्रेन से पहुंचना चाहते हैं। और उन्होंने अपने जाके ऑफिस में अटेंडेंस भी लगानी थी। उन्होंने शाम 4 बजे की बस पकड़कर जाना था और वहां से आधे रास्ते से दूसरी बस भी पकड़नी थी। परंतु उनके कुछ मित्रों का कहना था कि शाम को अच्छी बस से यात्रा करनी चाहिए, बल्कि शाम के समय में ये टूटी फूटी या ख़राब बस से कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर बस रास्ते में ख़राब हो जाती है तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी का अभिप्राय है कि उसको देखकर उनके मन में बहुत ही आदर के भाव जगने लगे। खूब वयोवृद्ध थी। वह बहुत ही जर्जर हालत में थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। मतलब जगह जगह पर टूट फूट के निशान थे, डेंटिंग पेंटिंग हो रही थी और उसकी हालत देखने में बहुत ही ज़्यादा जर्जर लग रही थी, ख़राब लग रही थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था बस की इसीलिए कही गई है। वृद्धावस्था का मतलब है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, टूटी फूटी हो रही थी, जगह जगह से पिचकी हुई थी, डेंटिंग पेंटिंग हो रहे थे उसमें, तो इसलिए उसको वयोवृद्ध कहा है, वृद्धावस्था कही है। बस ये बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? पर कहा ये जा कहने का अभिप्राय ये है कि ये बस बहुत ही ख़राब हालत में थी, तो इस पर कैसे सवार हो सकते हैं, ये बस कैसे चल सकती है? ये तो एकदम पूजा के योग्य है, इसको तो देखकर पूजा ही की जा सकती है। इसलिए यहाँ लेखक ने कहा है कि इस पे सवार होना बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही डेंजरस था, ख़तरनाक था। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? यहाँ लेखक बस की हालत को देखकर उसके चलने पर सवाल खड़ा कर रहा है कि वह ये बस चलेगी या फिर ये ऐसे ही खड़ी रहेगी। इसलिए वो कंपनी के हिस्सेदार से पूछता है कि क्या ये बस चलती है, और चलती है तो कैसे चलती है, क्या इसमें सवार किया जा सकता है? तो वह उसको जवाब देता है कि हाँ, ये चलेगी और अभी चलेगी। गजब हो गया।
ऐसी बस अपने आप चलती है? मतलब ये जिस बस की इतनी जर्जर हालत हो, जिस बस में इतनी सारी डेंटिंग पेंटिंग से लगे हों, जगह जगह निशान लगे हों, और ऐसा लग रहा हो कि टायर और इसके इंजन सब अलग अलग हैं, तो वो बस भी चलती है? और कैसे चलेगी, ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब आगे से और उसको पीछे से बार बार घूम घूम कर देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। मतलब यहाँ पर उनके साथ जो मित्र जा रहे थे उन्होंने कहा कि अनुभवी का मतलब कि ये इसको काम करने का तजुर्बा है, और ये नई नवेली वाली बस नहीं है। जिसको काम करने का तजुर्बा हो तो वो मंजिल तक पहुंचा ही देता है, तो ये बस हमें हमारी मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देगी। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी ये बस, आराम से धीरे धीरे चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फ़कीर आदमी को कूच करने के लिए हम एक निमित्त चाहिए। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि हमें जो छोड़ने आए थे बस स्टॉप तक, वो भी हमें इस बस में बिठाकर बहुत ही आश्चर्य से हमें देख रहे थे। यह निमित्त का अभिप्राय है कारण, साधन, कि जाने और आना तो लगा रहता है, हर इंसान जीता और मरता है, तो अगर कोई ना कोई तो कारण होता ही है। तो ये तो बहुत आश्चर्य से वो देख रहे थे, और इस तरीके से वो हमें बिठा के उस बस में चले गए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जब इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस हिलने लगी, पूरी धड़ धड़ करके, और जो यात्री सफ़र कर रहे थे पांचों मित्र, उनको ये लगा कि हम बस में नहीं, इंजन के ऊपर ही बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, मतलब आवाज़ करने से, हिलने की वजह से सारे कांच उसके टूट चुके थे। जो विंडो थी उन पर कांच नहीं थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था। मतलब जो कांच उसमें लगे हुए थे, आधे आधे विंडो पे लगे थे, खिड़कियों पे आधे आधे कांच थे, तो हमें उन कांचों से बचना था कि जब इंजन इतनी ज़ोर से हिल हिल के चल रहा है तो उसके हिलने की वजह से ये सारे कांच हमारे ऊपर ना गिर जाएं। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, और इंजन बहुत तेज़ आवाज़ कर करके चल रहा था, और हमें ऐसा लग रहा था कि इंजन ही हमारी सीट के नीचे लगा हुआ है। उसमें से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, और इंजन के चलने से पूरी बस भी हिल रही थी। ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया और सभी यात्रियों को लग रहा था कि इंजन उनकी सीट के नीचे है, क्योंकि बस पूरी तरह से हिल रही थी। बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि ये गांधी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन चलाया था 1930 में, जिसमें कोई किसी को सहयोग नहीं दे रहा था। वो अपने असहयोग के द्वारा ही, बिना सहयोग दिए ही वो चल रहे थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसलिए चलाया कि हमें अंग्रेज़ सरकार को सहयोग नहीं देना है। दूसरा आंदोलन गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, और ये 1920 में चलाया था। इसमें उन्होंने कहा था कि विनम्रता के साथ हम उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, अंग्रेज़ों की आज्ञा को हम विनम्रता के साथ नहीं मानेंगे। तो ये बस ये कहा जा रहा है कि ज़रूर उस समय जब गांधी जी ने सहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे, तो उस समय ये बस ज़रूर जवान रही होगी, उस समय इसकी हालत ठीक रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से
असहयोग कर रहा था, मतलब उनका सहयोग नहीं दे रहा था, असहयोग कर रहा था। एक दूसरे से एक तरफ अलग अलग भाग रहे थे सारे हिस्से। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, मतलब चल रही थी, विनम्रता के साथ चल रही थी, परंतु फिर भी वे आज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। लग रहा था कि एक एक पुर्जे को जबरदस्ती उनके साथ जोड़ा गया है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, वह उसको सहयोग नहीं देना चाहती थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जा रही है। मतलब ऐसे लगता था कि इंजन अलग चल रहा है, बॉडी उसकी अलग चल रही है, सीटें उसकी अलग हिल रही हैं। तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 8-10 मील चलने पर, 8-10 मील ही चली थी, पर सारे भेदभाव मिट गए। मतलब जो यात्री बैठे हुए थे उनके मन में जो भेद था कि शायद ये हमें मंजिल तक पहुंचा देगी, वो भी उनके सारे मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, क्योंकि बस में दच्चे इतने लग रहे थे, सीट इतनी हिल रही थी, बस पूरी हिल रही थी और कांच के टुकड़े टूट टूट कर गिर रहे थे, तो हमें उसमें बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे कि माँ अपने बच्चे को दूध बॉटल में दूध डालकर शीशी से पिलाती है। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि बस ड्राइवर, जब टंकी में छेद हो गया, सारा पेट्रोल नीचे निकलने लगा, तो ड्राइवर ने बस की टंकी से पेट्रोल निकालकर बाल्टी में डाल लिया और सीधा नली डालकर इंजन में पहुंचाने लगा। और अब हमें ये लग रहा था कि कहीं ऐसे ना हो ड्राइवर उसको गोद में बिठा ले, इंजन को अपनी गोद में रख ले। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को बोतल से दूध पिलाती है, कहीं इंजन को ही उसी तरीके से ये पेट्रोल ना पिलाने लगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। बस बहुत धीरे धीरे चलने लगी और उसकी रफ्तार भी घट गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। मुझे डर लग रहा था कि कोई भी हिस्सा किसी भी समय ब्रेक फेल हो सकता है, कोई भी हिस्सा ख़राब हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। आसपास से जो प्रकृति के दृश्य जा रहे थे बहुत अच्छे थे, सुंदर थे, लेकिन उनको देखने की इच्छा नहीं हो रही थी, उनको देखने से डर लग रहा था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, पर मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। पेड़ जब जा रहे थे वो दोनों तरफ बहुत हरे हरे थे, खिड़की से दिखाई दे रहे थे, प्रकृति का दृश्य लुभावना था, परंतु उन पेड़ों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो भी पेड़ आता है वो हमारे ऊपर ना गिर जाए, इस बस से ना टकरा जाए। बस की हालत ऐसी थी कि लग रहा था कि जाके उन्हीं पेड़ों से टकरा जाएगी। वह निकल कर जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करने लगते। एक पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ की चिंता हो जाती कि अब दूसरा पेड़ ना आ जाए, कहीं उसकी टहनियाँ, उसकी जो डुग्गी हैं वो इस बस से ना टकरा जाए। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लग जाएगी, कहीं बस इस झील में जाकर गिर ना जाए, कहीं इसमें गोता लगाने के लिए चली ना जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरीके की, पर वह चली नहीं। ड्राइवर ने बस रुक गई और ड्राइवर ने बहुत सारी कोशिश की बस को चलाने की, बहुत सी तरकीबें सूझी, लेकिन बस आगे नहीं बढ़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया कि बस जब से तो चल रही थी, अब वह सहयोग नहीं दे पाएगी, अब वह मालिक के खिलाफ ही हो गई, ड्राइवर के खिलाफ हो गई। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक संयोग की बात है कि स्टार्ट नहीं हो पा रही है, बाकी इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, दयनीय लाचार लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गया हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका
प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यहाँ लेखक कह रहे हैं प्राणांत का मतलब अगर ये मर गई तो पूरी तरह से डैमेज हो गई तो, बियाबान मतलब वहाँ जहाँ रुकी थी वो पूरी तरह से सुनसान एरिया था, जंगल था। अंत्येष्टि मतलब क्रियाक्रम कि इसका हमें करना पड़ेगा और यहाँ हम किस तरीके से इसका क्रियाक्रम करेंगे। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न हमारे इस प्रकार हैं कि पहली बार बस किस कारण से रुकी। तो उत्तर है हमारा कि पहली बार जब बस रुकी तो उस समय इंजन की टंकी में छेद हो गया, जिसके कारण पेट्रोल टंकी से निकल रहा था और पेट्रोल को ड्राइवर ने बाल्टी में भर लिया और पानी पेट्रोल डायरेक्ट नली से इंजन में लगा दिया। लेखक के अनुसार अगला प्रश्न हमारा, लेखक के अनुसार देवता बाहें पसार कर किसका स्वागत करते हैं। तो उत्तर है कि लेखक के अनुसार देवता बाहें पसार कर कंपनी के हिस्सेदार का स्वागत करते हैं कि उसने इतनी दयनीय हालत में बस होने के बावजूद भी उसको रास्ते पर चलाना ज़रूरी समझा और वह उसने रास्ते पर चलाकर सवारियों को भी बिठा लिया, इसलिए देवता बाहें पसार कर उसका स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि लोगों ने बस को डाकिन क्यों कहा है। तो उत्तर इसका यह है कि लोगों ने बस को डाकिन इसलिए कहा है क्योंकि इसमें यात्रा करने के पश्चात लोगों का सुख चैन लुट जाता है और वह चैन से यात्रा नहीं कर पाते हैं और बहुत ही डरी हालत में इसके साथ यात्रा के सफ़र में वो जीते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन स्टार्ट होने पर क्या हुआ। तो उत्तर है हमारा, इंजन स्टार्ट होने पर लेखक को लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि इंजन पूरी तरह से इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था कि पूरी बस हिल रही थी। ऐसा लग रहा था यात्रियों को कि उनकी सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। अगला प्रश्न यह है कि लेखक और उसके दोस्त खिड़की से दूर सरक कर क्यों बैठ गए। उत्तर है, लेखक और उसके दोस्त खिड़की से दूर सरककर इसलिए बैठ गए क्योंकि उनको लग रहा था कि बस हिल रही है पूरी तरह से और खिड़कियों के जो कांच है वो आधे टूटे हुए हैं और हिलने के कारण ये कांच और ना टूट जाएं, जिसके कारण हमें आकर ये कांच लगेंगे तो चोट लग जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को कैसा लगा। उत्तर, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे मरने के लिए जा रहा हो और लोग उसे अंतिम विदाई देने आए हों। उनकी आँखों को देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वो कह रहे हों आँखों के द्वारा कि इस बस से यात्रा ना करें, ये बहुत ही जर्जर हालत में है, ख़राब हालत में है और ये तुम्हें गंतव्य तक नहीं पहुँचाएगी। अगला प्रश्न है कि 5 मित्रों ने शाम वाली बस से जाने का निश्चय क्यों किया। उत्तर है हमारा, 5 मित्रों ने शाम वाली बस से जाने का निश्चय इसलिए किया ताकि लेखक और उसके मित्र जबलपुर की ट्रेन पकड़कर सुबह अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। अगला प्रश्न हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, आगे पीछे से किसी गाड़ी को आता देख बस एकाएक किनारे क्यों खड़ी हो जाती थी। उत्तर है हमारा, बस इतनी पुरानी थी, इतनी खटारा हालत में थी, उसकी हेडलाइटों की रोशनी भी बहुत कम थी, इसलिए वह आगे पीछे से किसी भी गाड़ी को आता देखकर एक तरफ एक किनारे पर खड़ी हो जाती थी कि कहीं किसी से टकरा ना जाए। अगली हमारी कुछ लाइन है, उसका अर्थ बताना है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो उत्तर इसका ये है, इस कथन का आशय हमारा ये है कि मनुष्य को इस संसार को त्यागने अर्थात मरने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। यहाँ वह साधन बस है जिसमें कि लेखक और उसके मित्र यात्रा कर रहे हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, बस धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कोई वृद्ध अपनी आँखों की ज्योति जाने पर धीरे धीरे रास्ता टटोल कर आगे बढ़ता है। वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही है। अब बस धीरे धीरे आगे चल रही है
और उसकी रात होने लगी है, तो रात के कारण उस की जो हेडलाइट हैं उनमें भी ज़्यादा रोशनी नहीं है, तो रास्ते को ध्यान से देखते हुए ड्राइवर उसको धीरे धीरे चला रहा है। अगर कोई बस या गाड़ी आ जाती है तो वह एक तरफ खड़ी कर लेता है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया, मतलब एक टायर उसका फट गया पुलिया के ऊपर। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, बस पूरी हिल गई और एक जगह पर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। यहाँ लेखक कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा कंपनी के हिस्सेदार पर बहुत दया आई कि वह इतनी बेकार ख़राब हालत में बस को चला रहा है। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र करते रहते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही सहयोग नहीं हो रहा है। ऐसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। इस व्यक्ति को कंपनी के हिस्सेदार के लिए लेखक सोच रहा है कि ये इसमें बहुत साहस है। ये इतनी ख़राब हालत की बस में पैसेंजर सवारियों को बिठाकर चल रहा है, तो इसको तो किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते रहते हैं। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि पुलिया के ऊपर जो टायर फटा, उससे अगर बस की थोड़ी सी भी स्पीड ज़्यादा होती तो सारी बस उस झील में गिर जाती और हम सारे मर जाते। तो ऐसे मौके का तो देवता भी इंतज़ार करते रहते हैं और वो ये कहते कि ये महान व्यक्ति देखो, बस के टायर नहीं बदले गए और इतने सारे लोगों को मार डाला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी बस इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। मतलब अब हमने बस इतनी धीरे चल रही थी कि लेखक ने कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी और उनको लग रहा था कि अगर हम मंजिल तक पहुंच जाएं ठीक ठाक, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसा उनको महसूस हो रहा था कि मंजिल तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, लगता है यहाँ से सीधा ही परलोक को हम सिधार जाएंगे और हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अब उनकी चिंता भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे हम उस लोक को चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब उनकी कोई मंजिल नहीं रह गई थी। हमारी बेताबी, तनाव सब खत्म हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, चिंता उनकी खत्म हो गई और हंसी मजाक भी उनका चलता रहा और वो बहुत आराम से इस बस से यात्रा करने लगे। तो यहाँ अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग रही थी? तो हमारा उत्तर ये है कि लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जगी कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावनात्मक दुर्लभ तस्वीर उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा उमड़ आई कि ऐसी बस की भी ये तारीफ कर सकता है और इसमें भी वह सवारियों को बिठाकर यात्रा के लिए ले जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। लोगों ने ये सलाह क्यों दी होगी? उत्तर है हमारा, लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी होगी क्योंकि वे जानते हैं कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है।
कि वह कब और कहाँ रुक जाएगी। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में वह कहीं भी रुक जाती है बियाबान जंगल में, तो वह वहाँ से कहाँ जाएंगे और उनको कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। उनको चोर डकैत भी मिल सकते हैं जो उनको चोरी लूट के भी ले जा सकते हैं। इसलिए समझदार लोग ऐसी खराब हालत वाली बस में यात्रा करने से मना करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो उत्तर है हमारा, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकते हैं। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाए तो वह दूसरे पेड़ की चिंता में बैठ जाता था और उसको लगता था कि कहीं दूसरे पेड़ से ना टकरा जाए, कोई टहनी उस बस से ना टकरा जाए, उस बस का बैलेंस ना बिगड़ जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन दिख रहा था। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं जिनको आप ध्यान से सुने और ये पाठ को समझने में भी आपकी सहायता करेंगे। और पाठ में अगर कोई कठिनाई आती है समझने में तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।